हाँ जी, तो इसका क्या करोगे, माइनस ऑफ वर्क डन बाय एमजी इज इक्वल टू माइनस ऑफ, अब यहाँ पे मैं सीधा फॉर्मूला भी यूज कर सकता था इंटीग्रल की जगह, क्यों, कांस्टेंट, तो mg इनटू डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ mg, mg की डायरेक्शन में क्या डिस्प्लेसमेंट है, डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो माइनस डेल्टा एच होगी ना, क्योंकि असली में तो वो डिस्प्लेसमेंट ऊपर को हो रही है, तो समझ रहे हो, माइनस mg इनटू माइनस डेल्टा एच, ठीक है। अगर इस तरह से लिखना है, अगर आप वैसे करोगे fs cos थीटा तो एकदम तो बता ही रहे कि फोर्स नीचे को है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर को है, ट्रायंगल 180 तो कर कर आके ये जो आंसर बना ये क्या बन गया, mg डेल्टा एच। तो अच्छा एक बात आपने जो समझनी है, जो चेंज है बहुत इंपॉर्टेंट, हम 9th क्लास में ऐसे कहते थे कि जब एक बॉडी हाइट h पे है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी mg है, ठीक है। अब क्या चेंज कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि उसका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी mg, हमें नहीं पता पहले कितनी थी, ठीक है। हम कह रहे हैं कि चेंज mg डेल्टा h है, और ये चेंज दोनों तरफ चलेगा, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, मतलब अगर आप मान लो नीचे लाए होते तो क्या हो जाता, ये चेंज नेगेटिव भी आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सो वी विल नेवर कॉल इट एज कि ये टोटल mgh है, हमने हमेशा कहना है कि वो चेंज है जो mg डेल्टा h है, ठीक है। इसीलिए हम फॉर्मूला में डेल्टा h लिखते हैं ताकि याद रहे हमेशा कि हम चेंज की बात करें, ठीक है। ये बात समझ आई बच्चों। एक और बात बच्चों जो क्लास 9 से डिफरेंट होने वाली है, ये पोटेंशियल एनर्जी बच्चों कहां पे स्टोर है, और अगर हम ये कहते हैं कि फोर्स के पास स्टोर है, वो भी कोई समझ नहीं आता ना कि मतलब कहां स्टोर होगी, कैसे स्टोर होगी। तो इसका बच्चों क्या होता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, हम तो पहले यही कह रहे थे कि मास के पास ही एनर्जी है ना क्लास 9 में, तो वो गलत था। ये जो पोटेंशियल एनर्जी होती है इसको ना हम प्रॉपर्ली पिन पॉइंट करके बोल ही नहीं सकते कि कहां पे है, हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि भाई ये आई किस कारण से, कौन सी फोर्स, अर्थ लगा रहा है, तो हम कहते हैं कि भाई जो अर्थ और मास m का जो सिस्टम है, ये एनर्जी उस सिस्टम के अंदर पड़ी है, कहीं कहां एग्जैक्टली पड़ी है हम नहीं बता सकते, ठीक है। और ये तो बिल्कुल ही नहीं कह सकते कि ये एनर्जी सिर्फ मास m के पास है या ये एनर्जी सिर्फ अर्थ के पास है, ये उस पूरे सिस्टम के पास पड़ी है और पूरा सिस्टम ही उसको किसी ना किसी फॉर्म में यूज भी कर सकता है। क्या ये बात समझ आती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको लिखो कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये सिस्टम ऑफ स्मॉल एम एंड अर्थ के पास स्टोर्ड है और दोनों ही इसको यूज भी कर सकते हैं। मतलब हम आगे केसेस देखेंगे जहां पे ये वाली एनर्जी का कुछ पार्ट मास एम के पास गया और कुछ पार्ट अर्थ के पास गया। ताकि लिख लो, मैं अभी एग्जांपल देता हूं तो समझ आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आने वाला है जहाँ पे लिखा होगा कि पोटेंशियल एनर्जी, ऐसी ऑप्शंस होंगी कि कहाँ पे है, मास एम के पास है, अर्थ के पास है, ठीक है। तो सिस्टम के पास हम ऐसे पिन पॉइंट कर ही नहीं सकते। तो इसका मतलब आपका जैसे
कैसे समझ सकते हैं ये बात थोड़ी अजीब लग रही है। तो जो मान लो इस इंस्टेंट पे हमने छोड़ दिया मास एम, तो क्या होता है? मतलब फोर्स तो मास एम पे नीचे को लग रही है, अर्थ पे ऊपर को लग रही है। तो जब हमने मान लो सिस्टम को रिलीज कर दिया, मास एम को ऐसे रिलीज कर दिया, तो होगा क्या? मास एम नीचे को जाएगा, ऑल्दो नेग्लिजिबल, बट क्या अर्थ भी ऊपर को जाएगी? जानी चाहिए। इसका मतलब मास एम के पास भी काइनेटिक एनर्जी आ रही है और अर्थ के पास भी आ रही है। वो कहां से आता है? तो जब हम छोड़ते हैं तो यही वाली पोटेंशियल एनर्जी मास एम एंड अर्थ दोनों के पास है। ठीक है, ऐसा नहीं बोलने में ऐसा होता है कि हम कहते हैं कि हाँ मास एम के पास आ गई, बट रियलिटी में क्या हो रहा है? दोनों के पास। और हम आगे कैसे क्वेश्चंस भी करेंगे कि जब हम जो दूसरी बॉडी लेंगे उसका मास कम होगा तो फिर क्या होगा? तो दोनों बॉडीज ही ठीक ठाक मूव कर रही होगी, तो क्या हो रहा होगा? जो एनर्जी है वो दोनों के पास जाएगी, फिर किसी एक के पास नहीं होगी। अभी तो हम फिर भी ये कहते हैं कि अर्थ की मोशन तो नेग्लिजिबल है, तो ज्यादातर एनर्जी मास एम के पास गई, बट हम आगे देखेंगे कि प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट भी हो जाए। आई बात समझ में? चलो बिल्कुल क्लियर कर। ठीक है, नेक्स्ट बात बच्चों, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो जो एक रॉड है जो ऐसे फ्लोर पे खड़ी है इस तरह, ठीक है। मान लो मैंने इस रॉड को ऐसे कर दिया, अब आप इस रॉड की पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालोगे? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्या आप ये रियलाइज कर रहे हो कि अलग अलग पॉइंट्स का चेंज इन हाइट अलग अलग? किसी पॉइंट का तो पूरा हो गया, किसी पॉइंट का बिल्कुल हुआ ही नहीं। मतलब इसको अगर मैंने ऐसे किया तो जो लोएस्ट पॉइंट था उसका तो कुछ चेंज ही नहीं हुआ। तो अब क्या करें? या तो हम कैलकुलेट करें एक एक करके हर पार्टिकल का, ठीक है। तो वो कैलकुलेशन करके इट टर्न्स आउट कि अगर आप सीधा सेंटर का ले लो तो उतना ही आता है फॉर यूनिफॉर्म बॉडीज। ठीक है, तो हमने अगला पॉइंट क्या लिखना है कि जैसे कोई बड़ा ऑब्जेक्ट है जैसे रॉड वगैरह, तो उसके लिए डेल्टा यू आप सीधा mg into डेल्टा एच ऑफ उसका सेंटर करके निकाल सकते हैं। हम आगे नॉन यूनिफॉर्म का भी सीखेंगे, फिलहाल हम यूनिफॉर्म का ही शॉर्टकट एक तरह से एवरेज होगी ना, एक का 0 होना था, एक का h होना था, तो h by 2 बन गया। हाँ ये भी कह सकते हैं। यहाँ पे यूनिफॉर्म बहुत जरूरी है, अगर यूनिफॉर्म नहीं होगा फिर नहीं आएगा। नहीं जैसे हाँ तो वही हो रहा है ना। आप ऐसे सोचो 10 पार्टिकल्स हो गए, एक एक ग्राम के 10 पार्टिकल है, सबसे लोएस्ट है उसकी 0 हुई, जो सबसे हाईएस्ट है उसकी mgh होगी मान लो। ठीक है, ऐसे ही जो थोड़ा सा ऊपर है अगर उसमें एक का चेंज आया तो उस ऊपर वाले का 9 का चेंज आया होगा। मैं फिगर बनाता हूँ, देखो ऐसे। ठीक है, इमेजिन करो कि आपने इसको 10 यूनिफॉर्म पार्ट्स में ब्रेक कर दिया और 1 मिनट के लिए हर पार्ट की हाइट 1 1 है, तो आप कैसे लिखोगे? 1 into 1 plus 1 into 2 plus 1 into 3 plus 1 into 4 ऐसे बनेगा ना। तो वो 1 plus 2 plus 3 plus 10 तक बन जाएगा। जब उसके 80 का सम लगाओगे तो by 2 नहीं आ जाएगा। हुआ क्लियर? ऐसा करो, हाँ हाँ आ जाएगा, कुछ भी नहीं है। तो
जैसे बच्चों मान लो अगर मैं ऐसा एग्जांपल लूं, वही जो हम रॉड वाला ले लेते कि अगर रॉड को हमने सीधा किया तो इस केस में जो चेंज आएगा वो सीधा हम mg L/2 लिख सकते हैं, क्योंकि L/2 किसका चेंज था? तो जब क्या हम कुछ स्टैंडर्ड केसेस के लिए एटलीस्ट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला ऑफ either mg delta h or mg delta h of center. आई बात समझ? ओके, आगे बच्चों हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी की, जो कि स्प्रिंग में स्टोर होती है। ठीक है, हमने ये बात तो की थी कल कि स्प्रिंग फोर्स भी कंजर्वेटिव होती है। उसका रीजन क्या दिया था हमने? डिस्टेंस डिपेंडेंट भी कह सकते थे और ये भी कह सकते थे कि वो हमेशा स्प्रिंग की नेचुरल पोजीशन की तरफ ही पॉइंट कर रही है। तो स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव है, तो हम उसका अगर एक्सप्रेशन निकालना चाहें तो देखो कैसे निकलेगा। ये फिगर बनाओ बच्चों, मैं समझाता हूँ। ये एकदम से कुछ अच्छा बात है। तो फिगर में हम क्या दिखा रहे हैं कि मान लो ये जो स्प्रिंग है, तो ये जो वाइट से दिखाई हुई है, मान लो ये उसकी नेचुरल पोजीशन है। ठीक है, हमने उसको खींच के फाइनली कर दिया एक डॉटेड पोजीशन पर, वो हो गई उसकी फाइनल पोजीशन। ठीक है, तो हमें लेफ्ट से लेकर राइट तक खींचने में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। उसके लिए हमें क्या करना होगा? नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स निकालना होगा। ठीक है, तो वो निकालने के लिए हमने क्या किया कि हमने कहा कि भाई ठीक है, आपने उसको लेफ्ट से राइट लेके जाना है, तो हमने कोई इन बिटवीन पॉइंट ले लिया जिसको दिखाया हुआ है रेड से। इस इन बिटवीन पॉइंट पे बच्चों, मतलब जब स्प्रिंग y से खिंचा हुआ है, तो स्प्रिंग उस टाइम पे कितनी फोर्स लगा रहा हो? k बाय, और किधर को लगा रहा हो? तो ये शो किया। dy क्या शो कर रहा है? एक छोटी सी डिस्प्लेसमेंट। मतलब जो इससे अगले इंस्टेंट पे होगी स्प्रिंग। नहीं, मतलब हम जब खींच रहे हैं तो रेड तो एक इंटरमीडिएट पोजीशन है ना, कि उसके जस्ट अगले इंस्टेंट पे dy से खींच जाएगा और स्प्रिंग ये दिखाना चाह रहा हूं।
तो फिर से समझो हम करना क्या चाह रहे हैं। हम तो ये देखना चाह रहे हैं कि स्प्रिंग को हमने कुछ अमाउंट से अगर खींचा तो कितना चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा। उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें उसके वर्क डन का नेगेटिव लेना होगा। तो अब हम क्या कोशिश कर रहे हैं, हम स्प्रिंग का वर्क डन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। तो स्प्रिंग का वर्क डन निकालने के लिए हमने क्या किया, हमने कोई एक इन बिटवीन पोजीशन ले ली, ठीक है। उस इन बिटवीन पोजीशन पे क्या हो रहा है, स्प्रिंग फोर्स कितनी लग रही है, के वाई नीचे को, ठीक है। और हमें ये पता है कि उसके अगले ही इंस्टेंट पे स्प्रिंग किधर को खिंच जाएगा, dy टुवर्ड्स राइट, ठीक है। तो बच्चों क्यों, मतलब ये हमें क्यों करना पड़ रहा है बच्चों ये सारा कुछ, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स तो वेरिएबल होती है। अगर तो स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट होती फिर तो ऊपर जैसा कुछ करके काम चला देंगे। अगर स्प्रिंग फोर्स वेरिएबल है तो क्या करना पड़ेगा, फिर कैसे निकलेगा उसका वर्क, इंटीग्रेशन, राइट। तो ये इंटीग्रेशन करने के लिए हमने ये इन बिटवीन वाले स्टेप्स बनाए, ठीक है। तो अब इसको कैसे लिखेंगे हम, कोई भी फोर्स का वर्क डन क्या होता है, F डॉट ds, ठीक है। तो ये NP क्या है, नेचुरल पोजीशन, और x क्या है, जो फाइनली इलॉन्गेट करना है जितने अमाउंट से। ठीक है जी। अब मैं कैसे लिखूंगा स्प्रिंग का वर्क डन, इंटीग्रल F डॉट ds, ये फॉर्मूला मुझे लगाना है, डेल्टा U इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, जो कि इस केस में क्या है, स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। ये ना देख लेना चाहिए फर्स्ट स्टेप पे ही, ताकि नेगेटिव साइन आ जाए पहले, नहीं तो क्या होता है आगे वाले स्टेप्स में हम भूल जाते हैं माइनस को। और जहां पे बच्चों पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स वाला क्वेश्चन आएगा ना, उसमें हमेशा ऑप्शंस में दोनों साइंस वाला होगा। बाकी में तो हम धक्के से चला देते हैं ना कि चल कोई बात नहीं, यहाँ वो काम चलता है। यहाँ पे भी आपको बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट द साइन। हाँ जी, तो अब बच्चों ये हम अब ये वर्क डन हम लिखेंगे कैसे बच्चों, इंटीग्रल F डॉट ds, ठीक है। F क्या है, के वाई किधर को, लेफ्ट को, ds क्या है, dy किधर को है, राइट को। दोनों में एंगल कितना है, 180। तो मतलब हम क्या लिखेंगे, के वाई इंटू डी वाई इंटू कॉस 180। ये जो माइनस आगे लिखा हुआ है वो कौन सा, कॉस 180 वाला, डेफिनेशन वाला जो पहले से ही आ रहा है। और बच्चों y की लिमिट्स क्या होंगी, 0 to x, करो इसको सॉल्व, क्या बन गया बच्चों बताओ मुझे। तो ये फॉर्मूला क्या बन गया, डेल्टा यू इक्वल टू हाफ के एक्स। ये बच्चों कब आया है, जब हमने स्प्रिंग को कहां से खींचा है, नेचुरल पोजीशन से, है ना, जो एनपी लिखा हुआ है।
अगर बच्चों मतलब मान लो स्प्रिंग पहले से ही कुछ x1 अमाउंट से खिंचा होगा और हम बाद में उसको x2 तक लेके जा रहे होंगे, तो हमारे इस फॉर्मूला में क्या फर्क पड़ता है? जो हमारे लिमिट्स क्या बन जाती है? x1 से x2 बन जाती है, तो फिर हमारा आंसर क्या बनता है? x2 स्क्वायर माइनस x1। तो हमने बच्चों उस फॉर्म को याद रखना है, वो बहुत ज्यादा यूजफुल है इवन कंपेयर टू दिस। क्यों? ये तो हर जगह लग जाएगी ना। और इसमें अच्छी बात क्या है कि क्योंकि स्क्वायर में ही है, तो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि x1 x2 क्या है, कंप्रेशन है या इलॉन्गेशन है, कुछ भी हो, हमने तो सीधा पुट कर दिया। सबको बच्चा समझ आ गया फॉर्मूला बना कैसे? yes. तो जो गलती कहाँ होती है, क्वेश्चंस में ना ऐसे दिया होता है कि एक स्प्रिंग है, वो पहले 3 सेंटीमीटर खींचा हुआ है, बाद में 5 सेंटीमीटर खींच गया, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालो। हम क्या कर देते हैं जल्दबाजी में, उसको 2 निकाल के हाफ के इनटू 2 स्क्वायर कर देते हैं। करना क्या है? हाफ के इनटू 5 स्क्वायर माइनस 3। तो इसलिए मतलब मैं ये फॉर्मूला कहता हूँ, यही याद रखो, ये याद ही मत। क्लियर बच्चों? तो अभी तक हमने क्या कर लिया बच्चों? हमने पहले तो ये समझा कि पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन क्या है, फिर हमने उसका फॉर्मूला समझा। तो कोई भी जनरल फोर्स के लिए वैल्यू क्या फॉर्मूला है? डेल्टा यू इक्वल टू माइनस एफ सी डॉट डी एस। और फिर हमने उस फॉर्मूला को दो स्पेसिफिक केसेस में अप्लाई करके दो केसेस में पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला निकाला। कौन से? एक तो ग्रेविटेशन वाला और एक स्प्रिंग। और ये फॉर्मूलाज हमें याद रखने हैं बच्चों, क्योंकि हम हर बार ये इंटीग्रेशन या स्टेप्स नहीं करना चाहेंगे। तो मतलब हम ऐसे याद करें, हम समझे कि अभी जो रिसेंट 3 फॉर्मूलाज जो हमने याद रखते हैं, एक तो काइनेटिक एनर्जी का हाफ एनर्जी स्क्वायर, चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया एमवी डेल्टा एच, और चेंज इन स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया इज दिस थिंग क्लियर? जैसे बच्चों एक एग्जांपल करते हैं। बच्चों ये सिचुएशन है, सिंपल 2 ब्लॉक सिस्टम। तो क्वेश्चन इज कि find delta u in 2 seconds.
हाँ जी, हो गया। Yes. हो गया बच्चों आपका? Yes. क्या आंसर आ गया इसका? डेल्टा यू इज क्या था? 2m स्क्वायर इसका 2mg/3 नहीं वो तो उधर टी को पुट कर दिया हो ना, तो एकदम ऐसे से पता नहीं चल रहा होगा डायमेंशनली। इस सिस्टम का पूछा आपको? मतलब उसमें दो ही चीजें हैं, m और 2m। हाँ हो सकता है माइनस आ रहा हो। -2mg/3 सी कैसे करना है क्वेश्चन? सबसे पहले तो एक्सेलरेशन निकालोगे, कितनी आ गई एक्सेलरेशन इस केस में? g/3। ठीक है, उससे आप h निकाल लोगे, ½ × g/3 × 4 2g/3। अब आपका डेल्टा u कैसे निकलेगा? जो तो आपका m मास है उसके लिए तो क्या बन गया, mg × 2g/3, और 2m के लिए 2mg × -2g/3। अरे समझ क्या लगाया मैंने? दोनों ब्लॉक्स पे इंडिविजुअली mgh लगा दिया, mg डेल्टा h। तो ये कितना बना? -2m आपको पूछा सिस्टम का चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इस पर्टिकुलर केस में जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा वो किसके कारण होगा? ग्रेविटेशनल के कारण। हमें नेट वर्क डन थोड़ी पूछा है जो आप कह रहे हो, हमें तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पूछा है ना, तो कैसे निकाला मैंने? दोनों का इंटीग्रेशन निकाल के आया। सही से बता रहा है कितने लोगों का माइनस के साथ ही आया था आंसर? ओके ठीक है ना, समझ गए ना क्या करना है? कोई बच्चों इसमें डाउट, कोई कंफ्यूजन? क्लियर है बिल्कुल बात? ओके तो अब बच्चों नेक्स्ट हम बात करते हैं मैकेनिकल एनर्जी की। कल किसी ने बोला भी था ना मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है? मैकेनिकल एनर्जी सम ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो किसी ने कहा था ना कि पोटेंशियल की डेफिनेशन मैकेनिकल माइनस काइनेटिक है, तो ऐसे नहीं है, तो मैकेनिकल को डिफाइन करेंगे एज पोटेंशियल प्लस काइनेटिक।
तो बच्चों देखो वैसे तो इसमें कोई खास बात नहीं है कि भाई मैकेनिकल निकालने के लिए क्या करो, पोटेंशियल आपको निकालनी आ गई, काइनेटिक निकालनी आ गई, दोनों को ऐड करके निकल जाएगी जो भी ये बनेगा अभी, ठीक है। और मैकेनिकल का कोई अलग से कोई फॉर्मूला नहीं होता, कुछ नहीं होता। इसकी जो इंपॉर्टेंस आती है, द ओनली इंपॉर्टेंस है बच्चों कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी इज मैकेनिकल माइनस पोटेंशियल। एंड मुझे ये तो पक्का पता है ना कि किसी भी केस में जो काइनेटिक एनर्जी है वो तो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होगी। क्यों? हाफ एम स्क्वायर, उसमें कुछ नेगेटिव हो ही नहीं सकता। तो मुझे पता है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। तो अगर मैं इसको रीअरेंज करके लिखूं तो मुझे ये पता चल गया कि जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वो हमेशा पोटेंशियल एनर्जी से ज्यादा है। तो जो इसमें ना आपको इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे कि जैसे मान लो आपको कहा हुआ है कि मैकेनिकल एनर्जी 20 है, ठीक है। आप 4 केस दे दिए कि व्हिच कैन बी द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द रोड, ठीक है। तो कौन सी पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी? सिर्फ वही हो सकती है ना जहां पे पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मैकेनिकल एनर्जी से कम हुई या इक्वल हुई, इससे ज्यादा वाला नहीं, ठीक है। क्या मैकेनिकल एनर्जी है ये ना हम आगे देखेंगे। क्या होता है कि कई केसेस में ऐसा होता है कि हम ऐसी बात करते हैं कि हाँ भाई हमने बॉडी को टोटल एनर्जी दे दी और फिर हम देखते हैं कि उसका क्या बिहेवियर होगा, कि टोटल जो एनर्जी है वो एक तरह से सम हो गया है। तो बॉडी में सिर्फ काइनेटिक और पोटेंशियल होती है और बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहां पे सिर्फ यही हो, इसलिए इसका यूज है। क्लियर बच्चों? ओके नेक्स्ट बच्चों, now with this knowledge of potential energy and kinetic energy, now we will again revisit our work energy theorem. अब आप याद करो जो हमने पहले पढ़ी थी वर्क एनर्जी थ्योरम, उसमें क्या था बच्चों? वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू डेल्टा टी। तो उसके अंदर तो कोई पोटेंशियल एनर्जी का कुछ मेंशन ही नहीं है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि कैसे हम अपनी ओरिजिनल वर्क एनर्जी थ्योरम को थोड़ा सा मॉडिफाई करके उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी का रोल भी लेकर आ जाए। एक बात समझो, ऐसा नहीं है कि जो ओरिजिनल फॉर्मूला था ये गलत है, हम ये नहीं कह रहे, इसको लगाओगे आंसर आ जाएगा। बट हम तो ये कह रहे हैं कि भाई क्योंकि हमने पोटेंशियल एनर्जी भी पढ़ लिया है तो क्यों ना इसी फॉर्मूला को काइनेटिक प्लस पोटेंशियल की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाए, जिससे कि शायद थोड़ा सा इजी हो जाता है, ठीक है। सर अगेन सिर्फ मैनिपुलेशन कर रहे हैं, ये फॉर्मूला सबको याद है। अब हम क्या करते हैं, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे था ऑल फोर्सेस, ठीक है, तो इसको मैं बच्चों मॉडिफाई करता हूं। लेट्स क्रिएट अ मॉडिफाइड वर्क एनर्जी थ्योरम व्हिच इज अ लिटिल बिट मोर मैथमेटिकली कन्वीनियंट। तो मैं क्या करूंगा बच्चों कि जो लेफ्ट साइड पे वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस है उसको स्प्लिट करके लिख देता हूं as work done by conservative forces plus work done by non-conservative। अब सकता हूँ भाई सारी फोर्सेस को कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव में ब्रेकअप कर सकता हूँ। सबको याद है ना ये कहां से आया फॉर्मूला? यस सर। ओके अब बच्चों हम क्या करते हैं, जो ये वाला WC है इसको राइट हैंड साइड पे ले जाते हैं, तो क्या बन जाएगा? वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव इज इक्वल टू डेल्टा P प्लस माइनस WC।
लिख सकता हूँ ऐसे बच्चों? यस। अब ये क्या होगा? पोटेंशियल राइट, so I can write this as work done by non-conservative forces is equal to delta K plus delta U. समझ आ रहा है क्या किया हमने? ठीक है, हमने बेसिकली जो पहले हमारी फॉर्म थी उसमें लेफ्ट हैंड साइड पे क्या करना था, सारी फोर्सेस का वर्क डन निकालना था और उसको किससे इक्वेट करना था, विद डेल्टा। जो ये वाली फॉर्म है इसमें हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क डन लेंगे और उसको किससे इक्वेट करेंगे, डेल्टा के प्लस। क्या बात समझ आती है? ठीक है बच्चों, इसी को हम मॉडिफाई करके ऐसे भी बोल देते हैं कि अगर वर्क डन बाय सारी फोर्सेस ये होगा यहाँ पे, तो क्या मतलब वो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, और अगर वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस 0 होगा तो क्या होगा, तो मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट। तो जो हम जूनियर क्लासेस में कहते हैं कि एनर्जी कंजर्व्ड है, सम ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट है, वो कहां से आया हुआ है, इधर से, कि हम मानते थे कि कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लग रही थोड़ा वर्क डन नहीं हो रहा, तो डेल्टा के प्लस डेल्टा बी कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या होगा, 0 है। सॉरी, अगर हम कह रहे हैं कि डेल्टा के प्लस डेल्टा बी 0 है, व्हाट डज इट मीन, जितना भी इनिशियल सम है दोनों का उतना ही फाइनल सम। तो ये बच्चों बहुत ध्यान रखना है, ये ना गलती हो जाती है क्वेश्चन में कि उन्होंने किसके वर्क की बात की है ना, उसके हिसाब से क्या क्वांटिटी कांस्टेंट होगी, इसको मिक्स मत करना। अगर सारी फोर्सेस का वर्क डन है तो काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में बात करेंगे, अगर सिर्फ नॉन कंजर्वेटिव का है तो हम सिर्फ मैकेनिकल एनर्जी। और ये जो बच्चों बाद वाली फॉर्म है इसको हम यूज ही इसलिए करते हैं क्योंकि बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस बन जाती हैं जहां पर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होती ही नहीं है या वर्क डन नहीं होता, तो क्या हो जाएगा, वो सिंपली डेल्टा के प्लस डेल्टा यू 0। क्या बात को तो समझ आ गई? तो व्हाट वी हैव डन इज वंस अगेन पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करके हमने अपनी वर्क एनर्जी थ्योरम को इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी लिख दिया। आपको ये भी ख्याल होगा कि हमने पहले वर्क एनर्जी थ्योरम पे कोई क्वेश्चन नहीं किया, सिर्फ उसको लिख के छोड़ दिया, है ना। उसका रीजन क्या है कि हम उसकी ये वाली फॉर्म यूज करें। ठीक है, अब हमने आगे डिटेल में वर्क एनर्जी थ्योरम को ही अप्लाई करना है और वो भी हम ये वाली फॉर्म। हाँ, कई बार क्वेश्चंस में जब लिखा ही कुछ ऐसा हुआ, जैसे पहले भी हमने देखा था, जब पूछा ही है कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस या कुछ, तो क्या करेंगे, तब तो ये भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट मोस्टली यू विल सी वी विल प्रेफर दिस। इज दिस थिंग क्लियर? आगे बढ़ते हैं। So next we will be talking in detail about the work energy theorem. ठीक है, तो ये हमने लिखा था कि वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या हुआ, इक्वल टू डेल्टा के प्लस डेल्टा के। ठीक है, इसको यूज करते हुए बच्चों एक क्वेश्चन करो, ट्राई करो।
कैसा करता है? तो एक क्वेश्चन मैं करके बताता हूँ, आपको आइडिया हो जाए कि इसको अप्लाई कैसे करना है, तो उसके आगे तो आप करेंगे। क्वेश्चन नोट। ये मैं इसलिए करवाना चाह रहा हूँ बच्चों, क्योंकि अगेन इसका भी ना कई बार हम धक्के से आंसर निकाल देते हैं, तो हमें आंसर एंड सही तरीका समझ लें। अच्छा, सबसे क्लियर हो, तो सबसे पहली बात आप याद करो, ये मैंने आपको पहले भी बोला था कि जैसे जब हम एफबीटी बनाते हैं या जब हम एफ इक्वल टू एम ए लगाते हैं, वो हम कैसे लगाते हैं? एक इंस्टेंट पे, राइट? मैंने वर्क के लिए आपको क्या बताया था? वर्क हम कैसे निकालते हैं? क्या हम एक इंस्टेंट का वर्क निकालते हैं? दूसरे क्वेश्चन भी था ना, वर्क डन है इसको वर्क डन कैसे निकलता है? एक ड्यूरेशन पे, ठीक है? तो क्योंकि वर्क डन एक ड्यूरेशन का है, उसी कारण से जो वर्क एनर्जी थ्योरम है वो भी एक ड्यूरेशन के लिए अप्लाई है, और वो लॉजिकल भी है, क्योंकि जब उसके अंदर डेल्टा के डेल्टा बी की बात कर रहे हैं, तो डेल्टा तो तभी आएगा ना अगर कुछ इंटरवल होगा। एक इंस्टेंट पे डेल्टा कहां से आएगा? क्या ये बात समझ आती है? तो दिस वी नीड टू बी वेरी क्लियर कि भाई जो वर्क एनर्जी थ्योरम होती है वो किसी पॉइंट ए से किसी पॉइंट बी के बीच में लगती है। जैसे कि पहले ऐसा कहां करते थे हम? ए से बी, ये अप्रोच कहां फॉलो करते थे हम? इनिशियल ऑब्जर्वेशन, फाइनल ऑब्जर्वेशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन। जैसे हम इक्वेशंस ऑफ मोशन में करते थे ना, इनिशियल फाइनल देके उसके अंदर हम निकाल लेते थे जो भी था, बिल्कुल ऐसे ही अभी हम जो वर्क एनर्जी थ्योरम है उसको भी इनिशियल ऑब्जर्वेशन और फाइनल ऑब्जर्वेशन के बीच में, ठीक है? तो ये तो हमने बच्चों पहली बात समझनी है कि F इक्वल टू एम ए जो होता है वो एक इंस्टेंट के लिए अप्लाई होता है, ठीक है? और जो वर्क एनर्जी थ्योरम होती है वो इनिशियल और फाइनल इंस्टेंट्स के बीच में अप्लाई होती है, ठीक है? तो ये बात बच्चों किसके सिमिलर होगी? फिर से इक्वेशंस ऑफ मोशन। राइट बच्चों? नेक्स्ट बच्चों, अब वर्क एनर्जी थ्योरम लगाने के लिए वर्क एनर्जी थ्योरम किसके ऊपर लगेगी बच्चों? सिस्टम के ऊपर, ठीक है? तो हमारे को ये बहुत क्लियरली आइडेंटिफाई करना होता है कि हम किस सिस्टम के ऊपर वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है? क्योंकि अगर सिस्टम में हमने गलती कर दी तो क्या होगा? कोई ना कोई वर्क की कैलकुलेशन में गलती होगी, तो फिर तो आंसर निकलेगा ही नहीं। तो हमें बहुत परफेक्ट क्लैरिटी चाहिए कि हम किसके ऊपर वर्क एनर्जी थ्योरम लगा रहे हैं, मतलब हमारा सिस्टम क्या है,
तो ये अगला पॉइंट लिखो कि you need to be very clear about the system on which you are applying this theorem. ठीक है बच्चों, तो ये ना सारा कुछ काफी हद तक वो इक्वेशन ऑफ मोशन जैसा ही है कि हम इनिशियल ऑब्जर्वेशन, फाइनल ऑब्जर्वेशन, उसके बीच में हम ये थ्योरम लगा देंगे। बस एक एक्स्ट्रा स्टेप ये आ गया कि जब हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देते तो बॉडी एक होती थी, कुछ सोचना नहीं पड़ता था। यहाँ पे हमें क्या आइडेंटिफाई करना होता है? सिस्टम। तो इसके हिसाब से देखो हम बच्चों कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन में। बच्चों हमारा सिस्टम क्या होना चाहिए? बॉल या फिर अर्थ एंड बॉल? अर्थ एंड बॉल। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी को हम अगर यूज करने लगे तो पोटेंशियल एनर्जी तो अर्थ और बॉल सिस्टम के पास होती है, एक के पास तो होती नहीं है ना। तो इसलिए हमारे को हमारे सिस्टम में क्या लेना पड़ेगा? अर्थ एंड बॉल। ओ मिस्टर ओवर स्मार्ट, मुझे पता है तुम्हारे पढ़ते हो, ठीक है। अभी जो मैं कर रहा हूँ वो करते हो, इसीलिए आते हो ना। अगर खुद ही पढ़ना होता है तो फिर तो जरूरत नहीं आने की। हाँ वही तो मैंने मना किया, एग्जैक्टली मैं पॉइंट। तो हमारा सिस्टम क्या हो गया? बॉल प्लस अर्थ और एक एयर भी आएगी। क्यों? एयर रेजिस्टेंस का तो वक्त निकाल सकते हैं। ये समझ आ रहा है ये तीनों चीजें क्यों नहीं? आप वैसे भी सोचो, अगर मैं अपना नॉर्मल तरीका ही बच्चों फॉलो करता कि जैसे हम बॉल अर्थ के राउंड सर्कल बना देते तो हमारे अंदर इसमें क्या कुछ चला था? बॉल आती है, अर्थ आती है और एयर भी अपने आप आ जाती है। तो ये तीन चीजें आ जाती। तो अर्थ हमें क्यों लेना पड़ा? बिकॉज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। जो बात बच्चों हमने अभी बोली थी, मोशन ऑफ अर्थ नेग्लिजिबल होगी, तो उससे हमें क्या फायदा होगा? हम ये मान सकते हैं कि अर्थ ने तो हार्डली कुछ मूव किया, व्हिच मींस कि अर्थ के पास कोई भी काइनेटिक एनर्जी नहीं गई, या ऐसे कह लें कि अर्थ की काइनेटिक एनर्जी के अंदर कोई भी चेंज नहीं आया। ये हमें क्यों कहना पड़ रहा है बच्चों? क्योंकि अगर हम डेल्टा के एक सिस्टम की बात करेंगे तो उसमें तो अर्थ भी आएगी, ठीक है। बट हमने कह दिया कि अर्थ का कोई चक्कर नहीं है, अर्थ के अंदर तो कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं। हाँ
ठीक है बच्चों। तो बच्चों अब हम हमने आइडेंटिफाई कर लिया सारा कुछ, ठीक है, कि किसके ऊपर इक्वेशंस लगानी है, क्या करना है, क्या अप्रोक्सीमेशन करनी है। अब हम लेते हैं बात करते हैं अपवर्ड मोशन की, जब बॉल ऊपर जाए। ठीक है, केस 1, जब बॉल को हमने फेंका, हमें पता है कि बॉल को जब हमने 20 से फेंका तो क्या हो रहा है, बॉल 15 मीटर ऊपर गई और एच पे आ गई। ये फिगर बना लो बच्चों। स्पीड से फेंका था हमने 20 मीटर पर सेकंड। तो हमने ये सिचुएशन ड्रॉ की। इसमें इनिशियल इंस्टेंट क्या है, इनिशियल ऑब्जर्वेशन क्या है, जब बॉल को जस्ट फेंका। फाइनल ऑब्जर्वेशन क्या है, बॉल रेस्ट पे आ गई। ठीक है, अब हम बच्चों आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारे सिस्टम में यहाँ पे कौन कौन सी फोर्सेस इन्वॉल्व है। कौन कौन सी है, ग्रेविटी फोर्स है और और कुछ तो है। ठीक है, यहाँ बच्चों इंटरनल एक्सटर्नल का चक्कर नहीं होता। ठीक, वर्क एनर्जी में सारी फोर्सेस लेनी होती है, चाहे इंटरनल चाहे एक्सटर्नल। ठीक है, हम ये नहीं कह सकते थे कि सर कि कोई फोर्स इनकी इंटरनल है तो उसको छोड़ दो, नहीं, हम तो सारी लेंगे। ये वाली फोर्सेस आएंगी बच्चों। ओके, अब बच्चों इन दोनों में से अगर ये दो फोर्सेस हैं, इनमें से कौन सी फोर्स कंजर्वेटिव है? ठीक है, तो ग्रेविटी फोर्स इज कंजर्वेटिव। तो एयर रेजिस्टेंस हमें नहीं पता, तो जो भी अननोन होती है, ठीक है, उसको हम नॉन कंजर्वेटिव में लेते हैं। ठीक है, तो अब हम वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करेंगे बच्चों इसके ऊपर। फिर से बच्चों राइट हैंड साइड पे कौन सी फोर्सेस का, मतलब राइट हैंड साइड पे जब डेल्टा पी लिखोगे तो वहां पे तो किसका आएगा, कंजर्वेटिव का। उसके अलावा जो बचा उसको सारा कुछ लेफ्ट हैंड साइड पे छोड़ दो। तो कैसे अप्लाई होगी बच्चों, अब यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आएगा, वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस। यही बचा ना यहाँ पे, वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस। राइट हैंड साइड पे क्या आएगा, डेल्टा टी प्लस डेल्टा पी। लिखो एक बार। निकालना बच्चों, क्या आंसर बनता है। हाँ जी बच्चों, क्या करेंगे हम,
अब लेफ्ट हैंड साइड तो हमारी अननोन है, इक्वल टू डेल्टा के ई में क्या आएगा, 0 स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर, ठीक है। और डेल्टा पी में क्या आएगा, mg डेल्टा एच, और डेल्टा एच क्या है, तो ये वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस जो है बच्चों -50 बन गया, तो ऑटोमेटिकली साइन के साथ आएगा, ठीक है। आपने कुछ अलग से नहीं कोई साइन करना। बॉल का मास हाँ 1 kg था ना, वो ये तो 0.5 तो हाफ वाला है। इज दिस क्लियर ऑल, तो इससे -50 आ गया इसका आंसर। बच्चों अब बिल्कुल ऐसे ही सोच के आप डाउनवर्ड मोशन के लिए निकालो, क्या बनेगा, रिटर्न्स बैक विद 15 था ना। हाँ बच्चों कर लिया सबने, लेफ्ट हैंड साइड अननोन, राइट हैंड साइड पे क्या डलेगा, डेल्टा के ई, वो क्या डल गया, हाफ एम 15 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, और डेल्टा पी में क्या डला, माइनस एम जी 15, है ना, क्यों, डेल्टा एच नेगेटिव है। तो अब जब आप करोगे यू शुड गेट -37.5 जूल्स। ठीक है, जब आप इसको लिखोगे, ठीक है, आई थिंक इट्स ऑब्वियस, है ना, समझ आ गया सबको। कोई भी डाउट बच्चों इसमें, अच्छा बच्चों अगर इसको हमने सीधा टोटल जर्नी के लिए निकालना होता है, वर्क डन बाय रेजिस्टेंस, तो क्या करते हैं, फिर सीधा इनिशियल नीचे वाली पोजीशन लेते हैं और फाइनल भी नीचे वाली लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पे तो आ जाता है वर्क डन बाय रेजिस्टेंस, राइट हैंड साइड पे क्या आता है, डेल्टा के ही लिख देते हैं, हाफ एम 15 स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर, और डेल्टा पी में क्या आता है, 0 ही आ जाता है, क्यों, क्योंकि इस केस में तो इनिशियल फाइनल में डेल्टा एच 0 ही बन रहा है। तो टोटल अगर निकालना होता तो वो सीधे भी निकल सकता था, बट हमें तो यहाँ पूछा इंडिविजुअल था, तो वो तो हमें स्प्लिट करके ही निकालना होता।
आया समझे बच्चों? ठीक है, ओके। तो अब इसी तरीके से बच्चों सारा कुछ आइडेंटिफाई करते हुए, ठीक है, मैं चेक करूंगा। अच्छा नहीं, टाइम हो गया, चलो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आप बच्चों अब होमवर्क में यू कैन डू 01 का सी पार्ट, ठीक है। सी पार्ट पोटेंशियल एनर्जी वाला है, वो आप कर सकते हो। और 3A के नेक्स्ट 20 3B सॉरी, इसके 3A में कहाँ तक किया हो, इसका 3A भी कर लो। कल है क्लास? अच्छा कल सिर्फ ये करना ऊपर वाला, ठीक है। चलो ओके।